हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। देखो, हो सकता है तुम लोग को लग रहा हो कि सर ये सेशन बहुत देर देर से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मेन कारण यही है कि मतलब टॉपिक खोजे जा रहा है। ठीक है, कि तुम लोग को सबसे अधिक टॉपिक कहाँ पे दिक्कत होती है। अब बार बार वही हम प्रतिरोध से सॉल्व बताए तो तुम लोग को भी लगेगा सर जी कोई ऐसा सेशन दीजिए जो हम लोग को ना आता हो या फिर आता हो तो कन्फ्यूजन हो। ठीक है, जो हमारी क्लियरिटी को दूर करे। इसलिए हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाने का मतलब हर सेशन को ला रहे हैं जिसमें नए नए टॉपिक को लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है ऑसिलेटर। ठीक है, ऑसिलेटर या दोलक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आजकल एम्पलीफायर हो गया, ऑसिलेटर हुआ, ये सबसे इलेक्ट्रॉनिक्स के मद्देनजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूपी आर्मिनल TG2 में ऑसिलेटर के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑसिलेटर एम्पलीफायर मिला के। तो आज ऑसिलेटर देख लेते हैं, किसी दिन एम्पलीफायर देख लेंगे। ठीक है, तो ऑसिलेटर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो समझ में आएगा। फिर हो सकता है फिर कभी दिक्कत ना हो, पास तो हो ही जाओगे ऑसिलेटर में। ठीक है, नहीं 10 में से 8 सवाल हो जाएंगे। हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? तो सर आज हम लोग का टॉपिक है ऑसिलेटर। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दोलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोलक। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले हर पॉइंट लिखाएंगे, फिर इसके टाइप बता देंगे। ठीक है, जिसमें से सवाल पूछे जाते हैं। सही है, चलो पहले ये ऑसिलेटर होता क्या है। तो सर हमारा ऑसिलेटर क्यों प्रयोग किया जाता है? तो सर जी सिग्नल वेवफॉर्म जनरेशन में, यानी अगर सिग्नल जनरेशन करना होता है तो हम प्रयोग करते हैं किसका? वेवफॉर्म का। ठीक है, याद रखना, यानी सिग्नल जनरेट करने के लिए किसी वेवफॉर्म का हम ऑसिलेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा बोले नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करने। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना बाबू। ठीक है, देखो यह भी क्या है, एक प्रकार का एम्पलीफायर ही है, मगर ऐसा एम्पलीफायर है जिसकी गेन क्या है? इनफाइनाइट है। यानी एम्पलीफायर है किसके साथ? इनफाइनाइट गेन के साथ। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि ये भी एक तरीके का एम्पलीफायर है मगर पॉजिटिव फीडबैक के साथ, उसी तरह ये होता है। ठीक है, चलो अगला। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे सवाल पूछे जाते हैं कि एम्पलीफायर क्या है, इनमें से एक नहीं है तो वो करके पूछता है। अगला देखो, एम्पलीफायर को ऑसिलेटर, समझ जाना ना, ऑसिलेटर बनाते हैं जब इसमें क्या करेंगे? पॉजिटिव फीडबैक यूज़ कर लेते हैं। यानी जनरेटर में अगर पॉजिटिव फीडबैक यूज़ कर लेते हो तो बोलते हैं कि सर ये ऑसिलेटर की तरह काम करना है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव फीडबैक प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही है, चलो इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है बाबू जिस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से रखना, जो होता है AF बराबर A 1 माइनस अल्फ़ा इंटू ये बीटा लिखते हैं। ठीक है, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये क्या है हमारा A, इसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन, यानी प्रवर्धन जिसको बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन फैक्टर है। और यहाँ पे जो बीटा है हमारा क्या है? फीडबैक है। क्या है हमारा? सर ये हमारा फीडबैक है। कोई दिक्कत है? नहीं सर जी, इस पे सवाल पूछे जाते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, चलो अब ये सवाल पूछा गया है DMRC में, इसलिए इसको नोट करके लिखते हैं। ठीक है, पूछा था कि ऑसिलेटर क्या होता है? फाइनाइट इनपुट फाइनाइट आउटपुट, या फलाना इनपुट फलाना आउटपुट, ऐसे करके पूछा था। तो याद रखना, ऑसिलेटर में फाइनाइट इनपुट होता है, फाइनाइट आउटपुट होता है बगैर किसी इनपुट के, यानी इसमें इनपुट की आवश्यकता नहीं होती, इनपुट सिग्नल की आवश्यकता नहीं होती, केवल आउटपुट में मिलता है और वो भी फाइनाइट मिलता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में अंतर क्या होता है, क्योंकि इससे तुमसे बहुत ज़्यादा चीज़ें तुम्हारी क्लियरिटी होगी। ठीक है, कि एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में अंतर क्या होता है बाबू। ठीक है, तो सेशन ध्यान से देखते रहो और इसको लाइक शेयर बाबू जरूर कर देना। ठीक है, तो देखते हैं एम्पलीफायर
और ऑसिलेटर में अंतर मेन क्या होता है। ठीक है, देखो हम बार बार बोल रहे हैं, इसमें तुम्हारे सवाल आएंगे बाबू। ठीक है ना, तो देख लेना। मुख्यतः 3-4 पॉइंट ये देखेंगे, तो पहले बना ही लेते हैं। 1 2 3, और भी होगा, याद आएगा तो लिखा देंगे। ठीक है, चलो। एम्पलीफायर में क्या होता है, जो गेन होता है, गेन फाइनाइट, फाइनाइट मतलब कुछ निश्चित मान आता है, और इनफाइनाइट मतलब मान ही नहीं पता, फाइनाइट होता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है सर, हमारा गेन जो होता है, गेन इनफाइनाइट होता है। इसमें तुमको पता ही नहीं, इतना हो जाएगा कि तुम मतलब एक तरीके से कहो तो उसका परिमाण ही नहीं ले सकते। ठीक है। दूसरा सर, इसमें हम लोग नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं। बाबू अगर पसंद आएगा सेशन तो सही बता रहे हैं, तो अगर तुमको लगेगा यूज़फुल है, जेई वालों के लिए भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लेना। नेगेटिव फीडबैक, और ये क्या है, हमारा पॉजिटिव फीडबैक है, प्रयोग होता है, सबको पता है। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी अच्छी होती है, अच्छी होती है। हमारे हाथ पे देख रहे होगे, तुम लोग को पसीना दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस पसीने के खातिर, ठीक है, कुछ कर देना, अनसब्सक्राइब मत कर देना। ठीक है, लेस स्टेबल होता है, मतलब स्थायित्व इसकी कम होती है। अच्छा देखो, अभी जिसकी बात की है, एक याद आ गया कि इसमें एक्सटर्नल यानी बाह्य इनपुट सिग्नल की आवश्यकता होती है, सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें नॉट रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसा कि पहला लिख दिए कि इसमें बगैर किसी इनपुट के रिक्वायर्ड। ठीक है, इसको याद रखना। यानी मैं खुद 2-4 पॉइंट थे, इसको बता दिए। अच्छा, एक ऑसिलेटर में तुम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़े होगे, क्या, ब्रेक हॉन्सन, कि ये ब्रेक हॉन्सन कौन थे। ठीक है, पूछता है ब्रेक हॉन्सन क्राइटेरिया क्या है, फलाना ढिमकाना क्या है, उसके बाद में दिक्कत करेंगे। ठीक है, तो ब्रेक हॉन्सन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑसिलेटर के बारे में एक चीज़ कही थी। वो क्या कही थी, आगे देखते हैं। उन्होंने कहा था, लिख देते हैं ब्रेक हॉन्सन क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल ऐसे करके पूछेगा डायरेक्ट कि ब्रेक हॉन्सन क्राइटेरिया क्या होता है। स्पेलिंग संभाल लेना, साइंटिस्ट के इंग्लैंड अंग्रेजों की साइंटिस्ट ही इसी तरह होती है, क्राइटेरिया। ठीक है, कि तुम अपने सबसे बहुत सीधा लिखोगे मगर गलत होती है स्पेलिंग। ठीक है, ब्रेक हॉन्सन क्राइटेरिया। चलो, तो उन्होंने क्या कहा था, ठीक है, कि गंगाधर ही शक्तिमान था। ठीक है, मगर गीता विश्वास को बाद में जाके पता चलता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, फिर बाद में हालांकि उसको पता चल जाता है। ठीक है, चलो देखो, तो इसमें क्या बोले थे उन्होंने बोला था एम्प्लीफिकेशन मतलब प्रवर्धक, गेन, जिसको हम ए बोल लेते हैं यहाँ पे, उसी को यहाँ पे ए बोले हैं। ठीक है, ए, तथा फीडबैक जिसको बीटा से दिखा रहे थे, ठीक है, का गुणनफल 1 के बराबर होता है। अब बहुत बार लोगों ने ये देखा होगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सही है, तो इसको याद रखना। उन्होंने यही क्राइटेरिया मतलब यही वाक्य बोला था। ठीक है, तो इसको याद रखने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। सही है, चलो इतना चीज़ समझ में आ गया। ऑसिलेटर की बेसिक नॉलेज हो गई, ऑसिलेटर क्या करता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है, फलाना ढिमकाना। ठीक है, कभी पूछ दे ऑसिलेटर क्या करता है तो सिंपल यही बता देना कि सर एसी से परिवर्ती एसी में बदला जाता है। सही है, चलो आगे की कहानी बढ़ाते हैं आगे। अब पूछेगा कि बताओ ऑसिलेटर लगभग प्रकार कितने होते हैं। तो याद रखना, ऑसिलेटर जब हम वर्गीकृत करते हैं तो मेनली 2 प्रकार में करते हैं, आवृत्ति के हिसाब से, क्योंकि देखो एसी से परिवर्ती एसी में बदल रहा था, तो हमको आवृत्ति के हिसाब से ही बदलना है। तो ऑसिलेटर ठीक है, के वर्गीकरण की बात करते हैं। ठीक है, तो ये मुख्यतः 2 होती हैं, अपने हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, 4000 रखोगे तो बहुत आसान होगा। पहला किस हिसाब से करते हैं सर जी, ऑडियो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। किससे, ऑडियो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। अगला सर रेडियो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। ठीक है, चलो
अब ऑडियो फ्रिक्वेंसी की बात करें तो सर ये हमारा होता है 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक होती है, सही है। और इसकी बात करें तो ये होती है सर हमारी 20 किलो हर्ज से ज़्यादा वाले के लिए, ठीक है। 20 किलो हर्ज से ज़्यादा वाले के लिए, इसको याद रखना। अच्छा, इसमें लगभग जो टाइप पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि सर ये मुख्यतः 2 प्रकार से पढ़ते हैं, और ये भी मुख्यतः कई प्रकार के पढ़ते हैं, जो आगे जो याद आता आ जाएगा बताते चले जाएंगे, ठीक है। फिलहाल 4 ही लिखते हैं, हो सकता है 5 भी हो, देखेंगे कितना है। चलो याद करते हैं पहले। हाँ, तो इसमें जो होता है सर होता है हमारा आरसी फेज शिफ्ट। सबको पता होगा कि सर जी आरसी फेज शिफ्ट, दुखते रक्त पे हाथ रख दिए, पिछली बार पूछा था, एग्जाम में नहीं कर पाए थे। शिफ्ट एफ टी होता है, ठीक है, फेज शिफ्ट। दूसरा एक ये भी पूछता है सर जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेन ब्रिज। एक क्वेश्चन पूछता है कि वेन ब्रिज उपकरण का प्रयोग कहाँ करते हैं, मापक यंत्र में तो बोलते हैं सर जी उच्च फ्रिक्वेंसी ज्ञात करने के लिए, तो वही वेन ब्रिज है ये, ठीक है। तो वेन ब्रिज हो गया। अच्छा, इसमें देखें तो क्या क्या है सर, ये हमारा है हार्टले होता है, हार्टले ऑसिलेटर बस इस तरह लिख दे रहे हैं, ठीक है, इस साइंटिस्ट के नाम पे। दूसरा कॉलपिट, ठीक है, ऑसिलेटर। तीसरा क्लैप ऑसिलेटर, और एक लिख देते हैं क्रिस्टल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अधिकतर सवाल इससे भी पूछे जाते हैं क्रिस्टल में। ऑडियो फ्रिक्वेंसी की बात कर रेडियो की, क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी। अच्छा, इनको एक चीज़ और बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सर जी, जैसे इसको आरसी ऑसिलेटर बोलते हैं ना, तो इसमें एक चीज़ प्रयोग करते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम सर, एलसी ऑसिलेटर, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर मिलाए जाते हैं, तो एलसी ऑसिलेटर बोलते हैं, ठीक है। आई होप इतना अच्छी समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं सर जी, ठीक है ना। चलो, अब इतना अच्छी समझ में आ गया तो आगे चीज़ देखते हैं, क्योंकि अब इसके बाद मेन तो यहीं पे स्टार्ट होगा, क्योंकि समीकरण बहुत ज़्यादा पूछता है तो दिक्कत हो जाती है। चलो, अब इसको सही कर लेना, एकदम हालत ख़राब है गर्मी के मारे, दरवाज़ा बंद करके कोई नॉइज़ ना आए इसलिए तुम लोग के लिए। मगर सब्सक्राइबर 2-2 दिन में, 3-3 दिन में एक बढ़ते हैं। चलो, भगवान देख रहा है, ठीक है ना। चलो, तो पहला क्या था हमारा सर, पहला था हमारा आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो बाबू सब्सक्राइब कर देना चैनल। पहला लेके चलते हैं आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ठीक है। तो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में तुम लोगों ने एक इक्वेशन दिखा होगा, जो समीकरण है वही बता रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट समीकरण बताते हुए ले चलेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल जो आरसी फेज शिफ्ट में जो हमारा वो होता है मेन चीज, और किसके लिए, फ्रिक्वेंसी की बात करें, क्योंकि फ्रिक्वेंसी ही सारी कहानी चलेगी, सब जगह फ्रिक्वेंसी है, ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी पे ही चलता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2π√6 RC। इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/2π, देख लो नोट्स कितना छोटा बना दिए तुम लोग का, तो इसको याद रखना बाबू, ठीक है। और यहाँ पर ब्रेकहंसन की बात करें तो सर जी A × बीटा बराबर 1 ही होता है, ठीक है। चलो, अब इसी में पूछेगा कि अगर इसमें FET मिला दे तब क्या होगा, FET के कारण क्या होगी कहानी, अगर इसमें FET हो यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो तब कहानी इसकी क्या होगी, तब समीकरण क्या बनेगा। तो सर इसका भी तब समीकरण बनेगा वही 1/2π√6 RC। कोई अंतर नहीं आता है, दोनों में सेम चलता है, ठीक है। और किसी ने बोला था कि सर धीमे सुनाई देता है, तो उसके लिए ठीक है अपने हिसाब से कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जो बोला है वो समझ जाएगा, और नोट्स पक्का बना लेना, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब एक चलता है तीसरा BJT के कारण, ठीक है। तो जो मतलब एडवाइस दिया था पिताजी कम सुनाई देता है, तेज बोला कीजिए, ठीक है। तो इस पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तेज बोलने का प्रयास भी है। चलो, तीसरा है बाई BJT। चलो, तो BJT का फॉर्मूला होता है, जब BJT का प्रयोग करेंगे यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो फॉर्मूला क्या रहता है, 2π RC और
रूट में लगा देते हैं क्या, 4k+6, ठीक है। जहां पे k बराबर क्या होता है, RC/R होता है, ठीक है। ये इतनी कहानी चल रही थी, सही है ना। चलो ये चीज देखो, सबसे नॉर्मल चीज क्या चल रही है पता है, क्योंकि तुमको पता है कि सर ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf होता है, ठीक, सॉरी ओमेगा बराबर, हाँ 2πf ही होता है, सही है। तो इसको चाहो तो f बराबर क्या लिख सकते हो, 1/2π लिख सकते हो, ठीक है। ये लिख सकते हो ना, ω/2π। तो देखो 2π हमेशा नीचे चल रहा है, इसको भी हटा देते हैं, फिलहाल इसको देख चले तो हमेशा नीचे आ रहा है, इसलिए देख लो तब में 2π लग रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की कहानी ही स्टैंडर्ड यही होती है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, वेन ब्रिज क्या कहता है हमारा। वेन ब्रिज ऑसिलेटर की बात करेंगे, और ये हमारा RC फेज शिफ्ट था। देखो वेन ब्रिज क्या कहता है, कुछ नहीं सर, इसमें वही है, RC ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जितने भी टाइप थे सारे RC थे, अभी LC वाला आया नहीं। LC वाला कौन थे, हमारे हार्टली ये सब चल रहे थे, तो ये भी RC ही वाला है। तो ये तुम अपने मापक के अंतर जब पढ़े होगे तो उसमें भी बताया गया होगा कि 1/2π रूट में RC/R'(C'), क्योंकि 2 रजिस्टर और 2 कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं इसमें, इसलिए ऐसी कहानी होती है, ठीक है। तो इसको याद रखना, यही बस एक इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं कभी कभार, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट इक्वेशन ही पूछ लेता है, सही है। रुक जाए पहले स्क्वायर पूछ लें, तुम लोग का पेज खराब होगा। बड़ी दिक्कत है यार, स्ट्रगल करना, ठीक है। अब पैसा मिले तब समझ में आता है कि तुम लोग के लिए मेहनत करें, बिना पैसे का बिना मेहनत के मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है, फ्री में है। चलो अगला देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे किसके, LC प्रकार में जितने होते हैं सारे देखेंगे। तो LC प्रकार में पहला क्या बताए थे सर, LC प्रकार में पहला बताए थे सर हार्टले ऑसिलेटर, ठीक है। तो हार्टले ऑसिलेटर की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, F0 बराबर 1/2π ब्रैकेट में रूट लगा के L1+L2 × C। अब देखो जितने भी पढ़ोगे ना, केवल L और C में ही खेलोगे तुम, ठीक है। तो इतना हो गया, कोई दिक्कत है नहीं सर जी, ये हो गया, इतना सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, अच्छा ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसको ओमेगा लिख सकते हो, 2πf, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 1/रूट में L1+L2, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी दे देगा, तो ऐसे दे चाहे वैसे दे, तो तुमको कैसे कैसे करके सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे कैसे को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, 2 नहीं तो 1 ही नौकरी दिला दे, सही है। चलो तो अब इसका यूज पूछेगा कि ये कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, या फिर क्या इसकी खासियत होती है। तो पहली कहानी सर, ये पैरेलल अनुनादी पे काम करता है, जिसको रेजोनेंस बोलते हैं, पैरेलल रेजोनेंस पे काम करता है, ठीक है। दूसरा, इसका प्रयोग कैपेसिटर ट्यूनिंग में करते हैं, कैपेसिटर ट्यूनिंग में करते हैं, ठीक है। तीसरा, इसका यूज कहाँ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो इसका यूज होता है हमारा रिसीवर में। कहाँ सर, रिसीवर में प्रयोग करते हैं, सही है। अच्छा नहीं दिख रहा है, देखो कहाँ प्रयोग किए, रिसीवर में, ठीक है ना। चलो अब आते हैं कॉलपिट। कॉलपिट क्या होता है, कॉलपिट देखो, दूसरा हमारा चलेगा कॉलपिट ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर। इसमें क्या क्या चलता है, तो इसका भी वही फार्मूला L और C तो रहेंगे ही रहेंगे, मगर थोड़ी देखो, ये H है तो L लगा दी, हेनरी यानी इंडक्टेंस, H से समझो, H से हेनरी होता है, इंडक्टेंस ज़्यादा इसमें प्राथमिकता है। यहाँ पे C है यानी कैपेसिटर की प्राथमिकता देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, F1/1/2π रूट में C1 × C2/C1+C2, क्योंकि कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े होते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे सर, L से, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है।
इन सब का डायरेक्ट फार्मूला पूछता है जी, न्यूमेरिकल कभी कभार पूछेगा, तो फार्मूला पक्का याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर, ओमेगा बराबर ये भी लिख सकते हैं सर, रूट में C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट में बन करके L से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। ठीक है, ठीक है, तो रिश्ता वही, सोच नहीं हो जाती है। सही है। चलो, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं तो इसको बताते हैं। खत्म कर दिए क्या जी एक पेज? चलो, तुम्हारे लिए था। ठीक है, नोट्स जरूर बना लेना, ये कहेंगे। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं अगली कहानी। इसको पीछे रखते हैं ऐसे। ठीक है, अगली कहानी देखो क्या होती है। इसका यूज पूछेगा ना, कहाँ कहाँ करोगे, तो सर ये भी काम करता है किस पे, पैरेलल रेजोनेंस पे ही, पैरेलल रेजोनेंस पे ही काम करता है, यानी समानांतर अनुनादी पे ही कार्य करता है। हाँ, इसकी हार्टली की तुलना में साइज छोटी होती है, साइड छोटी तथा किफ़ायती, क्योंकि छोटी हो जाती है तो किफ़ायती हो जाती है। ठीक है, की तुलना में छोटी और किफ़ायती हो जाती है। हाँ, इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी भी जो होती है हार्टले से बढ़िया होती है। फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी भी, फ्रिक्वेंसी की स्थायित्व भी जो है हार्टले से बढ़िया होती है, बेटर होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना, बेटर होती है। सही है। चलो, तो इसका भी प्रयोग कहाँ करेंगे सर जी? इसका भी प्रयोग होता है रिसीवर में ही, रिसीवर में प्रयोग करते हैं। अपने हिसाब से नोट बनाओगे तो और चाहो तो क्लेरिफिकेशन दे सकते हो कि अच्छा ये उसकी तुलना में, हार्टली की तुलना में। ठीक है, हम यहीं पे बस रुक रहे हैं। चलो अगला देखते हैं, क्लैप स्विच की, क्लैप ऑसिलेटर लिखे थे उसमें, तो क्लैप ऑसिलेटर देखते हैं क्या होता है। क्लैप ऑसिलेटर, CLAPP, क्लैप्स ऑसिलेटर। क्लैप ऑसिलेटर देखते हैं क्या होता है। तो सर क्लैप ऑसिलेटर बराबर होता है F0 1/2 पाई L 1/C1 1/C2 1/C3। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। सही है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्लैप के लिए। ये जब तुम कोई अच्छी टेस्ट सीरीज खरीदोगे ऑनलाइन ना, तो उसमें भी रहती है। सही है। चलो अब देखो दिक्कत कहाँ पे आती है। यहाँ तक समझ में आया तो बाबू सेशन को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, बार बार याद दिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो अब आगे समझ में आते हैं कि यार एक क्रिस्टल ऑसिलेटर भी बचा हुआ है। ठीक है, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर जानते हो क्या है? किसी चीज़ का तोड़ है ये क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, क्रिस्टल ऑसिलेटर ऐसे नहीं बना, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी हमारी इन सब ऑसिलेटर में, इसलिए हम क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, तो ये लिखोगे तो लिखोगे आरसी और एलसी, तो अच्छा बोल ही देते हैं, लिख ही देते हैं, आरसी तथा एलसी में खामियां, जिसके लिए फिर क्या प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद इसकी खामियों को दूर करने के लिए फिर हम क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो देखो होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ने से हमको पता है कि आर भी बदलता है और एल भी बदलेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पे आर तो खासकर बदलेगा, तो जिससे क्या होगी, फ्रिक्वेंसी का मान भी बदलेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि ताप परिवर्तन से आर तथा एल में परिवर्तन आता है, जिससे हमारे फ्रिक्वेंसी में जो कि हम प्रोड्यूस, जैसे ये सब फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फ्रिक्वेंसी में परिवर्तन आता है। तो पहली तो ये थी, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते। ठीक है, सही है, सॉरी, इसलिए दूसरी चीज का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या था जी, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। हाँ ठीक है, देखो होता क्या था, फीडबैक में
फीडबैक में कोई एलिमेंट बदलते थे, यानी कोई पार्ट या फिर कोई तत्व बदल देते थे, तो उससे क्या होता था, हमारी फ्रिक्वेंसी की शिफ्ट भी बदल जाती थी। यानी कोई एलिमेंट बदलने से फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हो जाती थी। इसलिए इन सब का प्रयोग तो इन सब का सोल्यूशन क्या है हमारा, रॉकी भाई मतलब क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल ऑसिलेटर इन सब का तोड़ है, मतलब ये सब जो खामियां थी इन सब का तोड़ है। ठीक है, तो बस लास्ट हमारा बच्चा क्रिस्टल ऑसिलेटर, इसको पढ़ लेते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर होता क्या है। ठीक है, ध्यान से देखना और नोट्स बाबू जरूर बना लेना। चलो देखते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या था। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पहले तो वो देखेंगे। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्यों प्रयोग करते हैं भी पता चल गया। चलो पहला पॉइंट सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछता है कि क्रिस्टल किस सिद्धांत पे काम करता है, तो बोलते हैं सर जी क्रिस्टल पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कार्य करता है। ठीक है, दूसरा, अच्छा ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल समझ रहे हो, क्रिस्टल मतलब कोई कण होगा, ठीक है, या कोई लेयर होगी। ठीक है, तो याद रखना इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो तुम्हारे क्रिस्टल ऑसिलेटर है इसकी जो फ्रिक्वेंसी है किस चीज़ पे निर्भर करती है। ठीक है, तो क्या बोलोगे कि सर फ्रिक्वेंसी या फिर ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी उत्पादन, ठीक है, उत्पादन क्रिस्टल के, यानी जो लेयर बना होगा या कोई कण होगा, क्रिस्टल के मोटाई पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या होता है, निर्भर करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्रिक्वेंसी थी हमारी थिकनेस, यानी जो मोटाई थी उसके विपरीत क्रमानुपाती होता है। यानी क्रिस्टल की मोटाई बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी घटते चले जाएगी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। सही है, आगे भी चीज़ें हैं, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, उच्च फ्रिक्वेंसी के लिए इसको पतली करनी पड़ेगी। तो कर सकते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी, पूछता है कि हाई फ्रिक्वेंसी के लिए तब क्या करोगे, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए लो थिकनेस रखना पड़ेगा या लेस थिकनेस रखना पड़ेगा, लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, नोट्स अपने से फिर बनाना ही पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है, क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो अगले क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या होता है, सबसे स्टेबल होता है। क्या होता है सर, ये सबसे स्टेबल और सबसे बेस्ट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सर ये क्या होता है, सबसे स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं मोस्ट स्टेबल ऑसिलेटर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, सर इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो यही सब हमारी कहानी चल रही थी और यही सब अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो बाबू सेशन को लाइक शेयर, देखो एक ये तुम्हारे लिए ये किए हैं, देख सकते हो, इसको नोट्स बना लेना। फिर ये है तुम्हारे लिए, ठीक है, ये है, फिर एक ये है तुम्हारे लिए। सही है, तो ये तुम्हारे क्या थे, ऑसिलेटर थे। ठीक है, तो आई होप ऑसिलेटर का सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो बाबू इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। सही है ना, गर्मी में बना रहे हैं।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।